हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों 2024 अगर इतिहास के पन्नों में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी एक चीज के लिए जाना जाएगा तो वो शायद जाना जाएगा आईपीओ के रिटर्न्स के लिए। द वे पीपल हैव मेड बिग अमाउंट ऑफ मनी इन दिस एंटायर बुल मार्केट, स्पेशली इन द आईपीओ स्पेस, आई वुड से इज मार्वेलस। जितने भी नए लोगों ने पिछले 2-3 साल में पार्टिसिपेट किया है मार्केट में, उनको आईपीओ की तरफ से बहुत अच्छा बूस्ट मिला है। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि आईपीओ से एक्स्ट्रा बूस्ट कैसे मिल सकता है। दोस्तों मैं आपको बताता हूं यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आप ऐसा सोचिए कि आपने 1 लाख रुपए से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट किया और आप ये सोच रहे थे कि आप महीने का 2%, 3%, 5% कुछ भी एक रिटर्न जनरेट करने के बारे में आप सोच रहे थे। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आप रियलाइज करते हैं कि पूरी दुनिया किसी एक आईपीओ में पैसा लगा रही है, एंड फॉर दैट मैटर चाहे आपको लगता है कि वो आईपीओ बहुत ही अच्छा आईपीओ है और आपने कुछ भी सोच के आपने उस आईपीओ में पैसा लगा दिया और आपने 1 लाख में से 50,000 रुपए या 30,000 रुपए आपने इस आईपीओ में लगा दिए। अब यहां पर आपने 30,000 रुपीज लगाकर इसके 2 लॉट परचेज किए थे और ऐसे बहुत सारे आईपीओज हैं जो 100% ऊपर खुले हैं। 50, 60, 70%, 80% वाले तो बहुत ही सारे हैं। नाउ इमेजिन आपने 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले यहां पर पैसा लगाया एंड आपका पैसा 1 हफ्ते में डबल हो गया। अब आपके पास जहां पर आप 1 लाख रुपए लेकर आए थे वहां पर आपने 30,000 रुपीज यहां पर लगाए थे, 30 के 60 हो गए। नाउ यू हैव अप्रोक्सीमेटली 30% एप्रिसिएशन इन योर बेस कैपिटल। नाउ इमेजिन अगर यू आर फॉर्चुनेट और आपके 2, 3, 4 आईपीओ जैसे निकले होंगे तो यहां पर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी देने के लिए, आपको कुशन देने के लिए बहुत सारा पैसा हो गया है। एज इन आपका कैपिटल ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। आप अपना 1 लाख रुपए निकाल भी देंगे तो भी ये 1 लाख रुपए जो बचा है, इस पैसे से आप बेफिक्र होकर ट्रेडिंग कर सकते हो, बेफिक्र होकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो पिछले 2-3 सालों में लोगों ने एंजॉय किया है, लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया है। लेकिन दोस्तों देयर इज आल्सो अ डार्क साइड टू इट। आई स्टिल रिमेंबर इन द ईयर 2008, 2009 और बीच में 2012, 13, 14 के टाइम पे भी जब मार्केट बहुत ही वीक चल रही थी, मार्केट में स्लम्प चल रहा था, मार्केट बुल रन में नहीं थी, मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी, ऐसे पीरियड में आई रिमेंबर बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी, एटलीस्ट कुछ कंपनीज के नाम तो मैं आज भी याद कर पाऊंगा, इनमें से कुछ कंपनीज के आईपीओ वापस गए थे। एज इन जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड होती है ये उतना भी सब्सक्राइब नहीं कर पाए थे। दोस्तों क्या ये आईपीओ मार्केट हमेशा ऐसी रहती है? ऑफ कोर्स नहीं। 2023 में, 2024 में आईपीओ ने इन्वेस्टर्स को बम्पर रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या ये रिटर्न्स 2025 में कंटिन्यू रहेंगे? क्या ये रिटर्न्स 2 साल बाद भी ऐसे ही आते रहेंगे? क्या आईपीओ की मार्केट हमेशा इतनी फैसिनेटिंग, इतनी ग्लिटरी होती है? तो लेट मी टेल यू दोस्तों, नहीं। द आंसर इज नो। ऐसा नहीं होता है। सारे आईपीओ ऊपर खुले ऐसा नहीं होता है, सभी में आप लिस्टिंग गेन्स लेकर निकले ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि हर बार किस्मत नहीं, टैलेंट काम आएगा। तो दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन ये आता है कि वो टैलेंट आएगा कैसे? तो यहां पर इस वीडियो में आज मैं यही डिस्कस करने वाला हूं कि अगर 2025 की मार्केट 2024 की आईपीओ जैसी मार्केट नहीं भी रहती है, 2026 की मार्केट 2024 जैसी मार्केट नहीं भी रहती है, अगले 10 साल इस तरीके की आईपीओ वाली मार्केट नहीं भी आती है, क्योंकि लेट मी रिमाइंड यू कि सेम मार्केट 2007 के आसपास की थी। मैं ये नहीं कह रहा कि हम 2008 को अप्रोच कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यहां पर आईपीओस का जो बूम है, क्योंकि नया पैसा जब मार्केट में फ्लो करता है तो आईपीओस जनरली ऊपर खुलते हैं। ये बुल मार्केट की एक कॉमन पहचान होती है, हर बुल मार्केट की एक कॉमन पहचान होती है। तो दोस्तों अब पॉइंट ये है कि 2026 में, 2025 में, 2027 में अगर तो ये बुल मार्केट चल रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये बुल मार्केट नहीं रहती है, अगर ये इस तरीके का ऑप्टिमिज्म नहीं रहता है, तो आईपीओ को कैसे सिलेक्ट करना है? दोस्तों आज हम यहां पर किस्मत की नहीं, हम यहां पर टैलेंट की बात करेंगे। आज मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहां पर एड्रेस करने वाला हूं और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है हाउ टू सिलेक्ट अ गुड आईपीओ। किसी आईपीओ को कैसे सिलेक्ट करते हैं, मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। ना सिर्फ डिस्कस करूंगा बल्कि उसके एग्जांपल भी आपको दूंगा, किस किस तरीके से, किस किस आईपीओ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए था, क्या सोच के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन से फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं, प्रमोटर के बारे में क्या देखना होता है, जीएमपी क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए दोस्तों यहां पर हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस जर्नी मैं यहां पर आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2025 में, 2026 में, अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल आपकी लगातार हेल्प करेगा अच्छे आईपीओ सिलेक्ट करने के लिए। तो यहां पर एक पेपर पेन लेकर बैठेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा।
तो दोस्तों एक पेपर पेन लेकर बैठिए और जैसे ही आपने पेपर पेन लिया है आप यहां पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे यस कमेंट कर दीजिए। आइए हम यहां पर आगे चलते हैं। आई होप आपने हमारे वीडियो को लाइक कर दिया होगा। दोस्तों आपका लाइक करने से कुछ नहीं जाता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है, हम सभी को बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है जब आपका लाइक आता है, क्योंकि इससे हम अपने रेलिवेंट ऑडियंस तक अगली बार पहुंच पाए इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एंड बाय द वे I hope you have subscribed to the channel also. If not, do it immediately, please. चलिए यहां पर हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से आप एक अच्छे आईपीओ और एक बुरे आईपीओ को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम अच्छे आईपीओ के क्या फीचर्स होते हैं, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक आईपीओ में क्या देखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आइए चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कभी भी मैं किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करता हूं, मैं किसी भी आईपीओ के लिए अप्लाई करता हूं, तो यहां पर सबसे पहली चीज जो मेरे माइंड में आती है, देखिए क्योंकि ये आईपीओ है तो जरूरी तो नहीं है कि सारी कंपनीज को हम जानते हो। फॉर एग्जांपल हम एलआईसी को जानते थे, आईआरसीटीसी को जानते थे, शायद मैं प्रिंस पाइप्स को नहीं जानता था, शायद मैं ममता मशीनरी को नहीं जानता था। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको मैं नहीं जानता होता। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आता है, पहला पॉइंट आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले, वैसे ये रूल कंपनी में इन्वेस्टमेंट को लेकर भी उतना ही सटीक बैठता है, लेकिन आईपीओ के लिए तो खास तौर से ये बात मैं बहुत ध्यान रखता हूं। द पॉइंट नंबर 1 विच आई नोटिस इन एनी आईपीओ इज दैट आई ऑलवेज एट द वेरी फर्स्ट प्लेस ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल। और बिजनेस मॉडल में मुझे ये नहीं पता करना है सिर्फ कि ये कंपनी क्या करती है, ये तो पता चल ही जाएगा, सिंपल गूगल सर्च करके आप पता लगा लेंगे, लेकिन मेरे लिए बिजनेस मॉडल में एक चीज जो सबसे ज्यादा मैटर करती है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। एंड दोस्तों लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको सही से मिल गया तो आई कैन टेल यू वन थिंग, वो चाहे कंपनी का एनालिसिस हो चाहे आईपीओ का एनालिसिस हो, आपको कभी भी लॉन्ग टर्म में नुकसान नहीं होगा अगर आप इस क्वेश्चन का सटीक आंसर कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन क्या है, मैं हर बार अपने आप से एक क्वेश्चन पूछता हूं, इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड सिक्योरिटीज से पहले व्हाट डज दिस कंपनी डू, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज द मॉडल ऑफ द बिजनेस क्लियर, स्केलेबल एंड सस्टेनेबल। क्या इस कंपनी को दुनिया 10 साल बाद भी पैसे दे रही होगी? क्या इसके प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए 10 साल बाद दुनिया ज्यादा पैसा देने को रेडी होगी या दुनिया कम पैसा देने को रेडी होगी? दोस्तों इंटरेस्टिंगली रादर एक्चुअली अनइंटरेस्टिंगली, आज की डेट में जो सबसे बड़ा थीम चल रहा है पूरी दुनिया भर के अंदर, स्पेशली इमर्जिंग कंट्रीज लाइक इंडिया के अंदर, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, वो है आलस। व्हाट डू यू मीन बाय आलस? ऑफ कोर्स मैं उस आलस प्रोक्रेस्टिनेशन की यहां पर बात नहीं कर रहा हूं। कहने का मतलब क्या है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज इस चीज पे बेट कर रही है कि आने वाले टाइम में इंसान घर से बाहर निकलने को रेडी नहीं होगा, वो सब कुछ अपने घर पे चाहेगा। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था जिसने मुझे ज़ोमैटो की तरफ अट्रैक्ट किया। ऑल्दो अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो आपको ये बात समझ में आई होगी, मैं सिर्फ पुरानी लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूं, क्योंकि मैं जितना भी एनालिसिस आपके सामने अभी तक सारी वीडियोस में किया है वो मैंने कम से कम पिछले 5 साल का, प्रेफरेबली पिछले 10 साल का एनालिसिस किया है। अब यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं, दिस शुड नॉट बी सीन एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल, लेकिन एक क्वेश्चन जिसका आंसर एक अपीलिंग यस आया था मेरे माइंड में, वो ये था कि क्या ज़ोमैटो को आज से 10 साल के बाद दुनिया पैसे दे रही होगी? क्या उसके लिए आज से ज्यादा पैसे दे रही होगी, कम दे रही होगी? दोस्तों इसका क्वेश्चन एक कंपेलिंग यस था, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि मेरे पेरेंट्स जितना काम करते थे उतना काम मेरी एज के लोग नहीं कर पा रहे हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, और मैं जितना काम करता हूं या मेरी एज के बाकी मेरे फ्रेंड्स जितना काम कर रहे हैं उतना काम मेरे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर डू यू अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट? पीपल आर एंटरिंग इनटू अ ब्रॉडर कंफर्ट जोन राइट नाउ। पहले आज से 20 साल पहले जब बच्चे को रात को भूख लगती थी पढ़ाई करते टाइम, तो वो ग्लूकोन डी के बिस्किट उठ के खा लिया करता था, पानी पीता था। मुझे खुद को याद है मैं रसना ले लिया करता था या ग्लूकोन डी ले लेता था और मैं उसके बाद पढ़ाई करना कंटिन्यू कर लेता था। आज से 10-12 साल पहले की बात की जाए तो उस टाइम के बच्चे रात को उठ के मैगी बना लिया करते थे। आज से 5-6 साल पहले की बात करी जाए तो मैगी बनाने को लेकर आलस आ गया, लोगों ने कप्पा नूडल्स खाने स्टार्ट कर दिए।
और अगर हम आज की बात करें तो रात को 2 बजे बच्चा उठ के पढ़ाई करते हुए अगर उसको भूख लगती है तो बच्चा उठ के स्विगी या जोमेटो करता है। दिस वाज वन पॉइंट दैट वाज वेरी क्लियर इन माय माइंड, और इसीलिए बड़े इन्वेस्टर्स को लगा दैट एवरी डिप इन जोमेटो शुड बी सीन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और आज जोमेटो अपने लो से पिछले 1-1.25 साल के अंदर ही कम से कम 5 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हर आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद से पूछेंगे दैट इज द बिजनेस मॉडल क्लियर, सस्टेनेबल एंड स्केलेबल? अगर हां तो इस आईपीओ में पैसा लगाया जा सकता है। दोस्तों, दूसरा और आई वुड से अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब क्या होता है? पहला, मैं फाइनेंशियल हेल्थ में 3 चीजें देखता हूं। पहला, इसका रेवेन्यू लगातार ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा। चाहे मेरे पास पिछले 3 साल की इंफॉर्मेशन है, लेकिन पिछले 3 साल में इसका रेवेन्यू अच्छे से ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरा, क्या इसका ईपीएस भी ग्रो कर रहा है? अगर रेवेन्यू ग्रो कर रहा है तो प्रॉफिट भी साथ साथ ग्रो करना चाहिए। अगर प्रॉफिट ग्रो कर रहा है तो एक शेयर होल्डर की अर्निंग हर साल बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब मेरा ईपीएस बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। तो पहली चीज, मेरा रेवेन्यू लगातार बढ़ना चाहिए। दूसरा, मेरा ईपीएस लगातार बढ़ना चाहिए। तीसरा, आई पर्सनली प्रेफर द कंपनीज विच आर ऑन द लोअर साइकिल ऑफ द डेट। वैसे ये एक इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है। अगर आपको डेट को नहीं देखना है तो आप कैश फ्लो की सिचुएशन देख सकते हैं कि कैश फ्लो, स्पेशली कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, वो लगातार बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। तो रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, ईपीएस बढ़ना चाहिए, कैश फ्लो बढ़ना चाहिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेट भी कम होना चाहिए। अगर ये 3 या 4 कंडीशंस सारी की सारी मीट हो रही है तो आई पर्सनली से दैट द कंपनी इज डूइंग गुड ऑन द फाइनेंशियल साइड। तो यहां पर सबसे बढ़िया एग्जांपल मेरे माइंड में आता है पेटीएम का आईपीओ। पेटीएम में बहुत सारे रेड फ्लैग्स थे। पेटीएम की प्रॉफिटेबिलिटी की साइकिल अनक्लियर थी, पेटीएम प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं थी। नो वंडर व्हाई इन्वेस्टर्स को लगा कि ये वैल्यूएशन उसके लिए बहुत ही हैवी वैल्यूएशन है, और उसकी वजह से ही पेटीएम के प्राइसेस तकरीबन 25-30% के आसपास इमीडिएटली गिरते हुए दिखे थे। तो दोस्तों, सेकंड चीज जो आपको एक आईपीओ में देखनी चाहिए वो है उसकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ में छोटी कंपनीज को कभी कभी डेट लेना पड़ सकता है, विच इज फाइन, लेकिन कैश फ्रॉम ऑपरेशंस अगर पॉजिटिव होगा तो आपके आईपीओ ऊपर खुलने के चांसेस एनीवेज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। दोस्तों, यहां पर तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बोलूंगा, एंड दिस पॉइंट इज ट्रू स्पेशली इन अ मार्केट लाइक टुडे विच इज अ बुल मार्केट, जहां पर जो मर्जी वैल्यूएशन हो, कंपनीज के प्रमोटर्स और कंपनीज अपने स्टेक को लगातार हाई वैल्यूएशन में बेचती जा रही है। दोस्तों, मुझे तो ये गवारा नहीं है। आई पर्सनली प्रेफर कंपनीज विच हैव अ डिसेंट वैल्यूएशन। तो मैं इस प्रोसेस को कैसे चेक करता हूं? मैं अपनी कंपनी को उसके बाकी सारे लिस्टेड पीयर्स से कंपेयर करता हूं, और लिस्टेड पीयर्स का मैं एवरेज पी मल्टीपल निकालता हूं। अगर मेरी कंपनी का पी मल्टीपल इस एवरेज पी से 20% से ज्यादा ऊपर है, मतलब अगर एवरेज पी हाइपोथेटिकली 100 है, जो कि बहुत ज्यादा है, मैं 100 की बात यहां पर नहीं कर रहा, बट फॉर एग्जांपल अगर एवरेज पी 100 का है और मेरा पी 121 का है, मतलब मेरी कंपनी इज हाईली हाईली ओवरवैल्यूड। तो जैसे कि आज की डेट में मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है, ऐसे केस में ये चेक एंड बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कंपनी का प्रमोटर या कंपनी अपने शेयर्स को अनाप शनाप वैल्यूएशन पे ना लेकर आ जाए। अगर ये पीई उससे नीचे नहीं ट्रेड कर रहा, इट इज ओके, लेकिन 20% से ज्यादा ऊपर तो डेफिनेटली ट्रेड नहीं करना चाहिए, अनलेस अंटिल इट कमांड्स अ सिग्निफिकेंट वैल्यूएशन फॉर सम रीजन। और मेरे ख्याल से एलआईसी का स्टार्टिंग में ना चलने का सबसे बड़ा कारण उसका ओवर वैल्यूएशन था, क्योंकि मार्केट में बुलरन चल रहा था और शायद गवर्नमेंट को ऐसा लगा होगा कि हम यहां से इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये मार्केट बड़ी स्मार्ट है, ये इन्वेस्टर्स बड़े स्मार्ट हैं, चाहे वो डीआईआई हो चाहे वो एफआईआई हो, उनको समझ में आ गया कि यहां पर इसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई है। ऑल्दो इस जैसी इस लेवल की इस स्केल की लिस्टेड कंपनी और कोई नहीं है, लेकिन स्टिल जब आप एनालिसिस करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा एलआईसी का शेयर अपनी वैल्यूएशन से काफी ऊपर इशू किया गया था। इसीलिए वैल्यूएशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क इफ यू आर आइंग द लिस्टिंग गेन, क्योंकि जो कंपनीज ओवर वैल्यूड होंगी उनके आपका लिस्टिंग गेन देने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमने 3 पैरामीटर डिस्कस किए हैं, मैं आपके साथ रिपीट कर देता हूं। पहला, अंडरस्टैंड द बिजनेस प्लान। दूसरा, अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल हेल्थ। तीसरा, चेक द वैल्यूएशन स्पेशली 20% अबव द एवरेज पीई ऑफ द इंडस्ट्री। दोस्तों, एक चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये आता है, आप 1 मिनट लगाकर इस चीज को जरूर चेक कीजिएगा कि जो पैसा आपसे लिया जा रहा है, ये पैसे का यूज क्या होगा। क्या इस पैसे को कंपनी में इन्वेस्ट किया जाएगा? क्या इस पैसे को एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग के लिए यूज किया जाएगा? या क्या इस पैसे को शेयर होल्डर लेकर, प्रमोटर लेकर यहां से बाहर हो जाएगा या अपने स्टेक को कम कर देगा? मुझे प्रमोटर के स्टेक को सेल करने में प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम इस बात पे है कि ऑल टाइम हाई पे
मार्केट्स के ऑल टाइम हाई पे जब बहुत सारी कंपनीज के प्रमोटर अपने स्टेक को सेल करते हैं, तो यहां पर मुझे लगता है कि दया कुछ तो गड़बड़ है। तो यहां पर मेरा एनालिसिस बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है, मेरी अप्रोच बहुत ही कॉशियस हो जाती है। तो दोस्तों यहां पर आपको इस चीज को ध्यान रखना है, मेरा पर्सनल इंक्लिनेशन ऐसे आईपीओस की तरफ ज्यादा जाता है जो ट्रू सेंस में आईपीओस है, जिसका पैसा कंपनी के पास जाएगा, और वहां पर मेरा रुझान थोड़ा सा कम रहता है जहां पर प्रमोटर अपना स्टेक सेल कर रहा होता है, जो कि ओएफएस के नाम से आपके सामने आएगा। लेकिन इस पैरामीटर को कंफर्म करने के लिए पांचवा पैरामीटर मेरे काम आता है, और वो पांचवा पैरामीटर ये है कि कंपनी के प्रमोटर की रेपुटेशन कैसी है। अगर इसकी रेपुटेशन अच्छी है, अगर इनका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है, तो यहां पर हो सकता है कि बाय चांस बुल मार्केट चल रही थी और इस समय इनको पैसे की जरूरत थी। लेकिन आप इस चीज को लेकर फिर भी कॉशियस रहिएगा कि जब कभी भी बुल मार्केट का टॉप चल रहा होगा, बुल मार्केट के हाई लेवल चल रहे होंगे, वहां पर आपके ओएफएस बहुत ज्यादा आएंगे, तो यहां पर आपको कॉशियस अप्रोच रखनी है। तो दोस्तों चौथा और पांचवा तरीका कंपनी को एनालाइज करने का, आईपीओ को एनालाइज करने का इज चेकिंग अबाउट द यूजेज ऑफ फंड्स, एंड पांचवा चेकिंग अबाउट द क्वालिफिकेशन, नॉट द एजुकेशन क्वालिफिकेशन बट एक्चुअली द ब्रॉडर एक्सपीरियंस ऑफ द प्रमोटर्स जो अपना स्टेक अगर बेच रहे हैं तो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दोस्तों मैं जितना मर्जी तेज भाग लूं, अगर हवा का रुख मेरे अगेंस्ट है तो मैं बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा पाऊंगा, मैं थक जाऊंगा। आई होप यू एग्री विद मी। ठीक उस तरीके से दोस्तों यहां पर इंडस्ट्री आउटलुक बहुत जरूरी है। अगर मेरी कंपनी जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, अगर वो इंडस्ट्री ही 10, 12, 15% से ग्रो नहीं करने वाली है, तो मेरी कंपनी जितना मर्जी कोशिश कर ले वो 15% से ऊपर ग्रो नहीं कर पाएगी। लेकिन यहां पर अगर मेरी इंडस्ट्री 12-15% से ग्रो कर रही है, तो मेरी कंपनी में हवा को पुश पीछे की तरफ से आ रहा है, तो इसके लिए ग्रो करना और आसान हो जाएगा। तो दोस्तों छठी और लास्ट चीज जो मैं एक आईपीओ में चेक करता हूं, वो है इंडस्ट्री आउटलुक फॉर द नेक्स्ट 3 और 5 ईयर्स। अगले 3 से 5 साल तक अगर मेरी कंपनी की इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, तो यहां पर मेरे रिटर्न जनरेट करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको कुछ रेड फ्लैग्स बता देता हूं। अगर ऐसे रेड फ्लैग्स आपको किसी कंपनी में देखने को मिले, तो यहां पर आपको कॉशियस होने की जरूरत है। पहला रेड फ्लैग आपको ये जरूर चेक करना है कि प्रमोटर ने अपना बहुत सारा स्टेक प्लेज तो नहीं कर रखा। अगर प्रमोटर ने अपना बहुत सारा स्टेक प्लेज कर रखा है, स्पेशली डेट टू इक्विटी लेवल भी हाई है और शेयर्स भी प्लेज कर रखे हैं, इसका मतलब दोस्तों यहां पर प्रमोटर का कॉन्फिडेंस अपनी कंपनी में उतना ज्यादा नहीं है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई होने का बनता नहीं है। दूसरा, आप उसकी सब्सक्रिप्शन की स्पीड देखिए, किस स्पीड से लोग उसमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, स्पेशली किस रेट से आपका एचएनआई और आपका इंस्टीट्यूशन सब्सक्राइब कर रहा है। अगर ये लोग इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, दोस्तों मान के चलिएगा कि रिटेलर यहां पर फंस सकता है। इसीलिए रेड फ्लैग नंबर 2, पुअर सब्सक्रिप्शन रेट स्पेशली अंटिल डे 3। एंड दोस्तों लास्ट में मैं आपके सामने कुछ प्रो टिप्स बताऊंगा। पहला प्रो टिप आपको इस चीज को याद रखना है कि प्री आईपीओ अभी एंकर इन्वेस्टर की पार्टिसिपेशन हुई होगी कंपनी के अंदर, उसका रिस्पॉन्स कैसा था। क्या एंकर इन्वेस्टर्स ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया है, या फिर बहुत ही बहुत ही डल सा रिस्पॉन्स रहा है। अगर लल और डल रिस्पॉन्स एंकर इन्वेस्टर का रहा है, तो यहां पर हमें कॉशियस होने की जरूरत है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बार एक नजर जीएमपी पे डाल दिया कीजिए। जीएमपी आपको प्रॉपर तो नहीं बता पाएगा, एग्जैक्टली तो नहीं बता पाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत हिंट आपको डेफिनेटली दे देगा। तो दोस्तों मैंने आपके साथ 6 पैरामीटर्स डिस्कस किए हैं। ये सारे के सारे पैरामीटर्स आई एम श्योर आपने अपने पेपर पे कहीं पर लिखे होंगे। जल्दी से इनको कमेंट्स के अंदर मेंशन कर दीजिए, और मैंने आपके सामने क्या रेड फ्लैग्स और क्या प्रो टिप डिस्कस किए हैं उनको भी आप कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा। आई एम वेरी श्योर यू वुड हैव फाउंड दिस वीडियो वेरी वेरी हेल्पफुल। आपके जो भी कमेंट्स है, आपका जो भी फीडबैक है, ये सारी चीजों का मुझे कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। अभी रिसेंटली कौन से आईपीओ ने आपको मालामाल किया है, मैं उस आईपीओ का नाम भी जानना चाहूंगा। आइए कमेंट्स में बात करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.